नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पेरिस पैरालंपिक का रंगारंग समारोह के साथ समापन। 29 पदकों के साथ भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत ने जापान को 5-1 से हराया। अगले मुकाबले में भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने जर्मनी में दूसरी विश्व बघेर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 21 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। बांग्लादेश के साथ 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा, और विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने यूएस ओपन का खिताब जीता। जी हां, सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरालंपिक्स की। भारत ने इस साल पेरिस पैरालंपिक्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीतकर इतिहास रचा। इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य शामिल हैं। 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से इसके 12 संस्करणों में भाग लेते हुए भारत ने 16 स्वर्ण, 21 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 60 पदक जीते हैं, जिनमें लगभग आधे पेरिस पैरालंपिक्स से आए हैं। और उत्तरा, जिस तरह का भारत ने प्रदर्शन किया है, अब ये टूर्नामेंट समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी जो जीत की गाथा है हमारे खिलाड़ियों की, वो इस समय पूरा देश उसके रंग में डूबा हुआ है। क्योंकि अब तक भारत ने 60 पदक जीते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 29 पदक सिर्फ पेरिस में जीते हैं। बिल्कुल, और इसी से समझ आता है कि खासकर की जो पैरा गेम्स हैं उनमें किस तरह से आपका लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। और जो एक मान्यता थी कि अगर कोई फिजिकली एबल्ड नहीं है उस तरह से, नॉर्मल जिसे बोला जाता है, तो उसको आज तक सोसाइटी में भी उस तरह से ये माना जाता है कि शायद वो कंप्लीट नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकते हैं। पर मेरे ख्याल से पैरालंपिक्स ने ये जरूर दिखा दिया है कि एबल बॉडीज से कम 3 गुना ज्यादा मेडल तो हम ला ही सकते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस पूरे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में हमारे जितने भी इस तरह के जो पदक विजेता थे, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन में हार नहीं मानी और पदक जीत कर लाए, वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, तो हमने उनके पूरे प्रोफाइल को इस पूरे पैरालंपिक्स के दौरान उसको रोज अपने कार्यक्रम में शामिल किया। और हमारे पास बहुत सारे लोगों के हम ये कह सकते हैं मेल्स आए, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं उनकी जो प्रेरणादायक स्टोरी पढ़ने के बाद अब लोगों ने इस दिशा में सोचना शुरू किया है। और आइए एक नजर डालते हैं पैरालंपिक्स में भारत के अब तक के सफर पर। पैरालंपिक्स खेलों की शुरुआत 1960 में रोम से हुई थी, जिसमें दुनिया भर के 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 1972 के हिडलबर्ग पैरालंपिक्स खेलों में भारत ने अपनी स्वर्णिम शुरुआत की, जब मुरलीकांत पेटकर ने 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस भारतीय पैरा तैराक ने अपनी 37.33 सेकंड के समय के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद भारत ने 1984 पैरालंपिक्स में 4 पदक जीते। भारत ने 2004 एथेंस पैरालंपिक्स में 2 पदक हासिल किए। 2012 लंदन पैरालंपिक्स में भारत ने 1 और 2016 रियो पैरालंपिक्स में कुल 4 पदक जीते। इसके बाद पिछले 1 दशक में पैरालंपिक्स खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले सभी कीर्तिमानों को पीछे छोड़ते हुए एक नए युग की शुरुआत की। ये बदलाव का वो दौर था जब भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा पूरी दुनिया ने देखा। खिलाड़ियों ने अपने परिश्रम, प्रशिक्षण और समर्पण से वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया ने नहीं की थी। सरकार ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की, जिनमें स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए अनेकों योजनाओं के जरिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसका नतीजा 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में देखने को मिला, जब भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। इसके बाद पेरिस पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के 29 पदकों के साथ अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ने सभी का दिल
मेडल जीत लिया। भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। उम्मीद है कि 2028 लॉस एंजेलिस पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीतेंगे। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर उत्तरा हम देखें तो हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों से जो हमने इस पूरे पैरालंपिक्स के दौरान बात की, उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य 2028 है और खिलाड़ी पूरी तरीके से मोटिवेटेड हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने उनको जिस तरह से उनके प्रशिक्षण में, जिस तरह से उनकी मोटिवेशन में, इवन हमने पैरालंपिक्स के दौरान भी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उनके पदक जीतने पर तुरंत उनको फोन किया, उनको बधाई दी और किस तरह से पूरा उनके साथ सहयोग हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और यही से आपको समझ आता है कि जैसे पहले कहा जाता था कि चाहे वो ओलंपिक्स हो या कोई भी इंटरनेशनल गेम्स हो, तो ये माना जाता था कि आप अगर जा रहे हैं तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। कई बार पहले या दूसरे दिन आपका इवेंट खत्म हो जाता था, आप हार जाते थे और उसके बाद ये लगता था कि आप पेड छुट्टियों पे हैं वहां पे अगले 15 दिन के लिए। अब ऐसा नहीं होता है, आपका इवेंट खत्म होता है, आप अगले दिन निकल के वापस आ जाते हैं, चाहे आप जीते हो या हारे हो, क्योंकि आपका लक्ष्य वहां पे घूमना फिरना नहीं होता है, आप सिर्फ खेल के लिए जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव आया है जो माइंडसेट का आया है। बिल्कुल, तो पिछले एक दशक के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से खिलाड़ियों के अंदर जिस तरह का उत्साह है और बहुत सारे खिलाड़ियों ने जिस तरह से बताया कि अपने प्रशिक्षण के बारे में, प्रोत्साहन के बारे में, सरकार की टॉप्स योजना के बारे में और इन सब के बारे में जो भी योजनाएं हैं सरकार की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई गांधीनगर के क्षेत्रीय निदेशक मणिकांत शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता आदित्य शुक्ला ने। आइए सुनते हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो करिश्मा, बिल्कुल हम इसे करिश्मा ही कहेंगे, ये करिश्मे से कम नहीं है। पिछली बार हमारे पैरालंपिक्स में 19 पदक थे और इस बार 29। इतनी बड़ी छलांग ये कैसे संभव हुई? जरूर सरकार की कुछ योजनाएं रही होंगी, प्रोत्साहन रहा होगा, वो क्या है हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो हमारी इस पदक तालिका के बढ़ने में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन और बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक निकल कर आता है वो है सितंबर 2014 में भारत सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की जो शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य है कि हम किस तरीके से एथलीट की जरूरतों के हिसाब से उसको सहायता प्रदान कर सकें। इसमें मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम पेरिस साइकिल की ही बात करें तो भारत सरकार ने करीब 74 करोड़ रुपए से ज्यादा बच्चों पर खर्च किया है, जिसमें उनको विभिन्न प्रकार की सुविधा दी गई है, चाहे वो विदेशों में ट्रेनिंग से संबंधित हो या उनको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एक्सपोजर से संबंधित हो, उनके लिए फॉरेन कोचेस की व्यवस्था करनी हो या उनको किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट या और स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट की जरूरत हो। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं एथलीट की जरूरत के हिसाब से वो दी गई हैं। ये सब एक टॉप्स स्कीम के आने से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। आपने टॉप्स की बात की, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अगर हम ये जानना चाहें कि टॉप्स के लिए कैसे आवेदन होते हैं या फिर खिलाड़ियों को उसमें कैसे एनरोल किया जाता है, इस स्कीम का लाभ कैसे खिलाड़ियों को मिलता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किस तरीके से हम भारत के जो हमारे भावी पदक विजेता हो सकते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से हम कैसे उनकी जरूरत को पूरा करें। उन खिलाड़ियों की पहचान कैसे होती है? उनकी पहचान तरीका ये है कि जो भी हमारे एथलीट होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका प्रदर्शन हम कॉन्टिन्यूस तरीके से ट्रैक करते रहते हैं। दूसरा, कई बार हमारे जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस होती हैं उनकी तरफ से हमारे पास प्रपोजल आता है, तो हमारी पूरी टॉप्स की एक रिसर्च की टीम होती है जो उनका कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस का एनालिसिस करती है। हम ये देखते हैं कि उन बच्चों का आने वाले ओलंपिक गेम्स में, पैरालंपिक गेम्स में पदक का कितनी वो दावेदारी रखते हैं। उनका परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली एसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस बच्चे का ऐसा प्रपोजल होता है और वो हाई परफॉर्मेंस एज ग्रुप प्रॉपर रिसर्च करके उनका पूरा एनालिसिस करके ये निकाली जाती है कि कब किस बच्चे का मैक्सिमम परफॉर्मेंस होगा। बच्चों का ये पूरा एनालिसिस करने के बाद जो प्रपोजल बनता है उसको एक मिशन ओलंपिक सेल है जिसमें विभिन्न फेडरेशन से या जो पुराने हमारे एलीट एथलीट्स हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वो लोग और जो भारतीय ओलंपिक संघ से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण के भी अधिकारी होते हैं, वो सब मिलके वो जो प्रपोजल होता है उसको एग्जामिन करते हैं, मॉनिटर करते हैं और बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस बच्चे का परफॉर्मेंस देखा जाता है कि उसका जो कॉम्पिटिटर है इंटरनेशनल लेवल पर वो कैसा है, उसके बेसिस पर उसको रिकमेंड किया जाता है और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में उसको जगह मिलती है। जो खिलाड़ी टॉप्स में चुन लिए जाते हैं उनको क्या सुविधाएं देती है सरकार? फॉरेन ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई रिक्वायरमेंट है या वो किसी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट या कंज्यूमेबल
नॉन कंज्यूमर या उनको किसी फॉरेन कोच की जरूरत पड़ती है या और कोई भी स्पोर्ट्स साइंस या स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम उनको उनकी वो समय समय पर हमें रिक्वायरमेंट देते हैं। उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से एक पूरी टीम होती है, मतलब रिसर्च ऑफिसर्स की टीम होती है, वो उसको पूरा उस प्रपोजल का आकलन करती है और उसके बाद उसको हम फिर मिशन ओलंपिक सेल के सामने उसको रखा जाता है। मिशन ओलंपिक सेल उनके जो प्रपोजल्स होते हैं उस पर चर्चा करती है और एक चर्चा करने के बाद सहमति से उनको वो सुविधाएं जो भी उनकी जरूरत होती है उसके हिसाब से उनको सुविधाएं दे दी जाती हैं। जी, हमने बात की यहाँ पर उन खिलाड़ियों की जो पूरी तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं और उन्हें फिर टॉप्स का फायदा मिलता है और वो हमारे लिए ओलंपिक में जाकर मेडल जीतते हैं। पर इससे पहले भी एक और सरकार की योजना है खेलो इंडिया। हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जो ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने में, उनको आगे लाने में ये योजना कैसे काम कर रही है। जो एथलीट्स हैं जो फ्यूचर में एस्पायर करना चाहते हैं भारत के लिए पदक लाने के लिए, भारत का बढ़िया बनाने के लिए, उनके लिए अगर आप देखें तो खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर्स को स्थापित किया गया है, जिसमें आज की तारीख में पूरे भारत के अंदर 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स को खोला गया है। तो जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं कोचेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं और खेलो इंडिया सेंटर्स की जो सेंटर पर जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम भारत सरकार उसमें वो प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा हमें सुन रहा है, वो किसी स्पोर्ट्स में एक करियर बनाना चाहता है, तो वो जिला स्तर पर खेलो इंडिया सेंटर्स हैं वहां जा सकता है। वहां वो जाएगा तो किस अधिकारी से मिले, कौन वहां पे नोडल ऑफिसर्स होते हैं और वो कैसे एनरोल करे अपने आप को, कैसे उसका चयन हो सकता है वहां। तो जो हमारे खेलो इंडिया सेंटर्स हैं उनका जो ऑपरेशन है वो प्रदेश सरकार है उसके समन्वय से होता है। तो जो उनके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अधिकारी हैं या जो वहाँ जो खेलो इंडिया सेंटर में जो कोच हैं वो बच्चा सीधा उनके पास जा सकता है। वो उनका एक ट्रायल करके और उनकी प्रतिभा के आधार पर उसमें खेलो इंडिया सेंटर में उनका इंडक्शन किया जा सकता है। तो श्रोताओं, ये थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई गांधीनगर के क्षेत्रीय निदेशक मणिकांत शर्मा, जिन्होंने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए सरकार की टॉप्स और विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता आदित्य शुक्ल ने। चीन में पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत ने जापान को 5-1 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा है। सुखजीत सिंह के शानदार 2 गोल की मदद से वर्तमान चैंपियन भारत ने टूर्नामेंट के लीग मैच में जापान को हराकर लगातार दूसरी मजबूत जीत दर्ज की। भारत की ओर से सुखजीत ने दूसरे और 60वें मिनट में गोल किए, जबकि अभिषेक ने तीसरे, संजय ने 17वें और उत्तम सिंह ने 54वें मिनट में गोल किया। मात्सुमोतो काजुमासा ने 41वें मिनट में जापान के लिए एक गोल किया। जी हाँ उत्तरा, ये शानदार भारत की जो लगातार दूसरी जीत है, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे मजबूत टीम है, ओलंपिक में पदक जीत के आई है तो बनता है इनका जीतना। अगर यहाँ पे हार के आएंगे तो बहुत अच्छी चीज होगी नहीं। यहाँ विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण 7 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। यूक्रेन 7 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर और मेजबान जर्मनी 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। स्पर्धा के आखिरी दिन माहित संधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ, अगर हम देखें तो ये अच्छी खबर विश्व बधिर निशानेबाजी से हमारे पास आई, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो तालिका है उसमें टॉप मोस्ट स्थान पर रहा। 7 स्वर्ण 7 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। बिल्कुल, पैरालंपिक्स के ठीक बाद आई है तो उसके साथ ही इसको देखना चाहिए कि जहां पे वहां के सिर्फ के हर तरह की फिजिकल जो स्पेशल एबिलिटी वाले हमारे खिलाड़ी हैं वो हर जगह अपना जलवा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है कि राहुल और ऋषभ पंत की टीम में वापसी होगी और यश दयाल अपना पहला टेस्ट खेलेंगे। और इसी के साथ बात करते हैं टेनिस की, जिसमें विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर खिताब अपने नाम किया। वो यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। उत्तर आप हमारे स्टूडियो में ही तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।